राधे राधे प्रिय दर्शकों, जिंदगी का सफर चैनल में आपका स्वागत है। 70 वर्ष की साधना जी एक बार फिर से मां बन जाती हैं। हाँ दोस्तों, आप लोग सोच रहे होंगे कि 70 वर्ष की उम्र में कोई औरत मां कैसे बन सकती है। तो चलिए इस कहानी में जानते हैं। और दोस्तों, कहानी यदि आप लोगों को थोड़ी भी अच्छी लगी तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और वीडियो को लाइक करना। तो चलिए जल्दी से कहानी को शुरू करते हैं। साधना जी रामनगर गांव में रहा करती थी। साधना जी का एक खुशहाल परिवार था। उनका पति, बेटा, बहू और साधना जी। साधना जी के पति का एक छोटा सा बिजनेस था। वह पान लगाया करते थे। उन्हें अक्सर लोग पान वाले ही कहा करते थे। साधना जी का बेटा पढ़ लिख कर प्राइवेट कंपनी में नौकरी कर रहा था। कोई बड़ा इंजीनियर डॉक्टर तो नहीं बना था, लेकिन एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी मिल गई थी। 12वीं की परीक्षा बेटे ने उत्तीर्ण कर लिया था। नौकरी लगने के बाद साधना जी ने अपने बेटे की शादी मीरा नाम की लड़की से करवा दिया था। मीरा ससुराल आने के बाद घर गृहस्थी के कामों में जरा भी मतलब नहीं रखती थी। मीरा कुछ अलग टाइप की ही लड़की थी। साधना जी मीरा को समझाने की पूरी कोशिश करते हैं। अपनी बहू को बहुत समय देते हैं, मौका देते हैं कि वह इस घर की बहू बन जाए और अपने अधिकारों को समझे, अपने पति और परिवार का ध्यान रखे। लेकिन मीरा अपने आप को आधुनिक जमाने की औरत कहती थी। वह घर और ससुराल को बोझ समझती थी। ना जाने किस मजबूरी में उसने शादी कर लिया था। साल गुजर गया था। कई बार मीरा अपने पति से झगड़ा करके मायके चली जाती थी। साधना जी को यह देखकर बहुत दुख होता कि उनके इकलौते बेटे का घर लगता है बस नहीं पाएगा। वह अब बहू के सामने हमेशा शांत और झुककर भी रहने लगी थी। मन में सोचती रहती कि मैं ही बहू की 4 बातें सह लूंगी, किसी तरह से मेरे बेटे की गृहस्थी तो बनी रहे। लेकिन मीरा ने इन सब बातों का भी फायदा उठाया। जबरदस्ती का झगड़ा करती और फिर अपने मायके चली जाती। मीरा को शादी करके 2 साल हो चुका था। इन बीच में मीरा प्रेग्नेंट भी हुई और उसने एक प्यारे से बेटे को जन्म दिया। बच्चा आने के बाद साधना जी को लगा कि अब उनकी बहू मीरा अपनी जिम्मेदारियों को समझेगी। अब तो लड़ाई झगड़ा करके बार बार मायके नहीं जाएगी। अब एक बच्चे की माँ जो हो गई है। लेकिन मीरा के व्यवहार में कोई बदलाव नहीं आया। वह उसी तरह से झगड़ा करती, यहाँ तक कि बच्चे को भी लेकर मायके चली जाती। यह सब साधना जी देख और सुनकर काफी दुखी रहती। आखिरकार एक दिन परेशान होकर साधना जी का बेटा सागर अपनी पत्नी मीरा से अलग होने का फैसला कर लेता है। साधना जी समझाती रहती, बेटा बहू सुधर जाएगी, ऐसा मत कर। एक बच्चा हो गया है, बच्चे को दोनों माता पिता की जरूरत है। लेकिन अपनी पत्नी से सागर काफी परेशान हो चुका था और वहीं मीरा भी सागर के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करती और वह भी रहना नहीं चाहती थी। सागर की एक ही बात कहने पर मीरा ने कहा, हाँ हाँ, मुझे तलाक दे दो। मुझे तुम्हारे जैसे इंसान के साथ रहना ही नहीं है। तुम इतने बोरिंग हो कि तुम्हारी शक्ल देखकर भी मैं बोर हो जाती हूँ। तुम्हारे में ऐसी कोई खूबी नहीं है जो मुझे पसंद आए। वह कई बार अपमान करती रही। 2 ढाई सालों तक सागर अपने पत्नी का अपमान सहता रहा। लेकिन जब दोनों के बीच में बातें अब बढ़ने लगी थी तो दोनों अलग हो जाते हैं। मीरा शायद दुनिया की पहली औरत होगी जो पति पत्नी के तलाक होने के बाद बच्चे को लेने से मना कर देती है। आज तक तो यही सुना था कि औरतें कोर्ट में पति से नाबालिग बच्चे को मांग लेती हैं कि बच्चे का अधिकार माँ को मिलना चाहिए। लेकिन मीरा ने साफ साफ कह दिया कि मुझे मेरी आजादी पसंद है। बच्चा जिसका है वह ले और बच्चे की परवरिश करे। इसीलिए साधना अपने पोते रवि को अपने घर लेकर आ जाती हैं। मीरा का तलाक हो जाता है
एक बार फिर से साधना जी नवजात बच्चे की मां बन जाती हैं। वृद्धा अवस्था में वह उसे अपने बेटे की तरह सीने से लगाकर पालती हैं, जैसे वह सागर को बचपन में पाल पोस कर बड़ा की थी। कुछ दिनों तक रवि जब छोटा था तो अपनी दादी को ही मम्मी बुलाता था। रवि को पता नहीं चला कि मेरी दादी है कि माँ। लेकिन जब रवि 8-10 साल का हुआ तो लोग कहने लगे, जिसे तू दादी कहता है वह तेरी मम्मी है। आस पड़ोस के लोग और बच्चे जब रवि के सामने यह बातें करते तो रवि दादी से आकर पूछता, दाद क्या तुम मेरी मम्मी हो कि दादी? एक बार रवि जबरदस्ती करने लगा। साधना जी ने कहा, बेटा मैं तुम्हारी दादी हूँ, लेकिन तुम्हारी माँ भी हूँ। मैंने तुम्हें जन्म तो नहीं दिया, लेकिन तुम्हें अपने बेटे से बढ़कर माना है। रवि यह सुनकर पूछने लगा, मेरी माँ कहाँ है? दादी ने बताया, बेट तुम मात्र 25 दिन के थे, तभी तुम्हारी माँ तुम्हें हमारे पास छोड़कर चली गई थी। उसने साफ मना कर दिया कि हमें बच्चे के रूप में बोझ नहीं पालना। तुम्हारा बच्चा है, तुम संभालो। यह सुनकर रवि को बहुत बुरा लगा। वह मन ही मन उदास सा रहने लगा था। उसकी उदासी को देखकर सागर को भी अच्छा नहीं लगता। लेकिन साधना जी उस बच्चे के लिए अपने जान की बाजी लगाकर उसे खुश रखने की कोशिश करती। कुछ दिनों तक रवि को यह बातें खलती गई, लेकिन धीरे धीरे आस पड़ोस के लोग भी यह बात कहना भूल गए और रवि को भी जीने की उसी तरह आदत पड़ गई। अब रवि पढ़ लिख कर जवान हो गया था। सागर को अंदर ही अंदर ना जाने किस बात की चिंता खाए जा रही थी। सागर ने रवि को ही अपना जीवन का सहारा समझ लिया था। मीरा के जाने के बाद सागर ने दूसरी शादी नहीं की। अब तो उसकी उम्र भी शादी की नहीं रही। सागर का बेटा रवि 25 साल का हो चुका था और साधना जी काफी बूढ़ी हो चुकी थी और सागर सागर कई बीमारियों से घिर गया था। बेटे की कॉलेज की पढ़ाई अब पूरी होने वाली थी। एक दिन सागर की तबीयत खराब होती है। रवि कॉलेज से आया, पापा को हॉस्पिटल लेकर गया। साधना जी भी साथ साथ गई। हॉस्पिटल में ज्यादा तबीयत खराब हुई और सागर की मौत हो जाती है। रवि की माँ तो पहले ही छोड़कर चली गई थी। पिता का भी सर से साया उड़ जाता है। साधना जी रोकर तड़प तड़प कर बेटे को कहती रहती, बेटा छोड़कर मत जा। हे भगवान, ये क्या हो गया? मेरे मरने की उम्र में मेरा बेटा मर गया। भगवान, मुझे क्यों नहीं उठा लिया? मेरे जवान बेटे को उठा लिया। अब मैं क्या करूं? किसके सहारे जीऊंगी? साधना जी बहुत रोती हैं। रवि रवि जो अपने पापा को मृत देखता है, वह भी काफी दुखी हो जाता है। लेकिन समय के साथ ही किसी का जोर नहीं चलता। साधना जी अब अपने पोते रवि के साथ ही घर पर अकेली रह गई थी। रवि को पढ़ाई के लिए विदेश जाना था। साधना जी ने कहा, बेटा जो भी तेरे पापा ने कमा कर रखा है अपने पढ़ाई के खर्च में लगा ले। रवि कहता है, दादी अब मैं विदेश नहीं जाऊंगा, मैं यही नजदीक के शहर में कॉलेज जाऊंगा और वहीं पार्ट टाइम नौकरी भी करूंगा। अब पापा नहीं रहे तो घर चलाने के लिए मेरी ही जिम्मेदारी बनती है। दादी ने जब रवि से यह बात सुना तो दादी को बड़ी खुशी हुई कि रवि जिम्मेदार लड़का बन चुका है। वैसे तो दादी को यह सब दुख था, बेटा चला गया, बहू चली गई, लेकिन वह पोते के सहारे ही अपनी दुनिया संभाल रही थी। जब रवि शहर चला जाता है, कॉलेज में था, तो एक दिन मुलाकात होती है उसकी उसके माँ से। उसकी माँ को पता चल गया था कि उसका बेटा रवि अकेले शहर में पढ़ने आया है, इसीलिए उसे रवि से मिलने का मौका मिल जाता है। रवि ने तो कभी अपनी माँ का चेहरा देखा ही नहीं था, क्योंकि जब रवि मात्र 25 दिन का था तभी उसकी माँ छोड़कर उसे चली गई थी। उसकी माँ ने दूसरी शादी भी कर ली थी।
लेकिन वहां जाने के बाद उसकी कोई औलाद नहीं हुई, तो वहां भी उसे निकाल दिया गया और अब वह अपने मायके में ही पड़ी रही। इतने सालों के बाद जब बेटे से अकेले मिलने का मौका मिला, तो वह बेटे के कान भरने लगी। रवि ने तो पहले कहा कि तुमने मुझे मात्र 25 दिन का छोड़ा था माँ, मेरा और तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं। रवि अपनी माँ से नफरत करता था, वह माँ से बात नहीं करना चाहता था। लेकिन जब रवि की माँ ने माया जाल फैलाया, रवि को बताने लगी सारी झूठी कहानी। बेटा, जब से मैं उस घर में शादी करके गई थी, एक दिन भी चैन से नहीं गुजरा था। तेरे पापा और तेरे दादी मुझ पर हाथ उठाया करते थे, दिन भर घर का काम करती थी, उस पर भी मेरे काम में खोट निकालते थे। तेरी दादी मुझे दिन दिन भर भूखा रखती थी, ऊपर से तेरे पिता आकर रात को मुझे मारा पीटा करते थे। जानवरों से भी बदतर मेरी जिंदगी थी। तेरी दादी पुराने ख्यालों की थी, उन्हें मेरे मायके वालों से दहेज भी चाहिए था। यह सब बातें सुनकर रवि आश्चर्य में था। कभी उस घर में उसे यह सुनने को नहीं मिला। दादी ने तो कुछ और ही कहानी बताई थी। आखिर रवि बच्चा था, वह कैसे समझ पाता कि मेरी माँ झूठ बोल रही है या मेरे पापा झूठ बोल रहे थे। रवि एक बच्चा ही था। जब पहली बार अपनी माँ को देखा, तो माँ से इस तरह से सुना और माँ के सुने हुए शब्द कहीं ना कहीं उसके दिल में जगह बना लिए और वह अपने माँ को अपने साथ ही रख लेता है। कई महीने गुजर गए थे। रवि अपने दादी के लिए ना तो कुछ पैसे भेजा और ना ही दादी से मिलने गया। इधर साधना जी अपने पोते से मिलने के लिए तड़प रही थी, रो रही थी। ना जाने मेरे पोते रवि को क्या हो गया, कोई खबर नहीं भेजा। हर आने जाने वाले से अपने रवि की बात पूछती रहती। और इधर रवि की माँ रवि के मन में दादी के प्रति नफरत पैदा करता गया। और एक दिन ऐसा आया कि रवि अपनी दादी से नफरत करने लगा। दादी की वजह से उसे बिना माँ के बचपन गुजारना पड़ा। अपनी माँ से इतने सालों तक अलग रहा। रवि ने फैसला कर लिया कि अब वह अपनी दादी के पास कभी नहीं जाएगा, दादी का मुंह तक नहीं देखेगा। अब रवि माँ के साथ ही रहने लगा था। रवि की माँ मीरा बहुत खुश थी कि इतने उम्र के बाद मेरा बेटा मुझे मिल गया, जबकि रवि की माँ की सारी गलती थी, यह तो वह बताई ही नहीं और वह शहर में कोई उसे बताने वाला नहीं था कि किस तरह से नवजात बच्चे को फेंक कर चली आई थी। आज अगर दूसरे घर में होती, कोई औलाद होती, उस घर में भी सही तरीके से रहती, तो उसे रवि की याद आती ही नहीं। लेकिन जब वह बांझी रह गई, ससुराल में अच्छे व्यवहार नहीं थे, वहां से भी निकाल दिया गया, तब आज उसे रवि की याद आई। रवि अब अपने लिए एक लड़की भी पसंद कर चुका था। अपनी माँ के साथ रहकर उसने अपनी शादी की सारी प्लानिंग बना लिया था। आज रवि 25 साल का हो चुका था। उसकी शादी का दिन था। शहर से उसने अपने गांव के पड़ोस वाले दोस्तों को भी शादी के लिए बुलाया था। उन्हीं दोस्तों से दादी को पता चला कि शहर में आज रवि की शादी है। दादी ने जब यह खबर सुनी, तो उसके आश्चर्य का ठिकाना ना रहा। क्या मेरे पोते रवि की शादी है? पर उसने मुझे नहीं बताया। ऐसे कैसे हो सकता है? इतने दिनों से रवि ने मुझे कोई संदेश नहीं दिया। मेरा रवि मेरे साथ ऐसे कैसे कर सकता है? हो ही नहीं सकता। मेरा रवि क्यों बदल गया? मेरे परवरिश में कहाँ कमी हो गई? दोस्त जानने लगे और दादी रोने लगी। उनमें से एक खास दोस्त था जो दादी के पास आकर कहता है, दादी, तुम नहीं जाओगी रवि की शादी में? दादी ने कहा, बेटा, ना जाने रवि ऐसे क्यों बदल गया। वह तो मुझसे बात भी नहीं किया, मुझे कोई खबर, ना मुझे बुलाया। मैं कैसे जा सकती हूँ? वह दोस्त बोला, नहीं दादी, तुम्हारे बिना तो रवि की शादी हो ही नहीं सकती। तुमको वहां जाना ही पड़ेगा। चलो मेरे साथ। दादी ने उस दोस्त की बात को नहीं टाली
आखिर इतने साल हो गए थे, रवि से मुलाकात भी नहीं हुई थी। वह ना चाह कर भी अपने कदम को रोक ना पाई और रवि के दोस्त के साथ रवि की शादी में पहुंच गई। सारे दोस्त रवि से मिले, लेकिन जब रवि दोस्तों के पीछे अपनी दादी को देखा तो नाक मुंह सिकोड़ लिया, आश्चर्य में पड़ गया। इसे यहाँ कौन लेकर आया है? एक दोस्त ने कहा, यार मैं तेरी दादी को लेकर आया हूँ। कैसी बातें करता है, तेरी दादी ही तो तेरी दुनिया है। लेकिन तू अपनी दादी को अपनी शादी में क्यों नहीं बुलाया? रवि ने कहा, ये सारी बातें समझाने का अभी टाइम नहीं है। तुम लोग मेरी शादी एंजॉय करो। दादी पुरानी साड़ी और उलझे हुए बाल, सफेद मांसपेशियां, हाथ सब स्किन सिकुड़ा हुआ, अब बूढ़ी हो चली थी। अपने पोते की आज शादी के दिन उसे दूल्हे के रूप में सजा हुआ देखकर आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं। लेकिन जब वह अपनी बहू को देखती है, यानी कि रवि की माँ को, तो वह चौंक जाती है। अरे, इतने दिनों के बाद यह यहाँ। दादी को समझते देर नहीं लगी कि रवि अब अपने माँ के झांसे में आ गया है। दादी कुछ नहीं कहती। शादी समारोह था। दादी ने सोचा, बेटा खुश है, अब मुझे क्या चाहिए? अब मेरी जिंदगी कितने दिनों की है? वह एक कोने में सिकुड़ कर बैठ जाती है। आने जाने वाले जो शहर के लोग थे, दादी को नहीं जानते थे। कोई तो अपने लातों से मारकर धक्का चला जाता, तो कोई घुटनों से। दादी अपने दोनों घुटनों को समेटे हुए एक कोने में बैठी रही। अब शादी का समय शुरू हो चुका था। रवि अपनी दादी की तरफ देखा भी नहीं, इग्नोर करता रहा। रवि की माँ ने रवि की शादी के लिए वही खानदानी पंडित बुलाया था जो उसकी और सागर की शादी करवाया था। यही रवि की माँ की गलती थी। शादी का समय शुरू हुआ। शादी शुरू होने से पहले उन पंडित ने अपने पोथी पत्रे में से एक पत्र निकाला और रवि को सुनाने लगा, बेटा रवि, मैं तुम्हारे खानदान का पुराना पंडित हूँ। तुम्हारे पिता की शादी करवाया। तुम्हारे दादाजी की शादी मेरे पिता ने करवाया था। अब तुम्हारी शादी मैं करवा रहा हूँ। मेरा और तुम्हारे परिवार से बहुत पुराना रिश्ता है। बेटा, तुम्हारे पिताजी को यह आभास हो गया था कि वह जल्दी ही इस दुनिया को छोड़कर चले जाएंगे। उन्होंने मेरे पास एक पत्र छोड़ा था, क्योंकि उन्हें पता था कि तुम्हारी शादी मेरे हाथों से ही होने वाली है। बेटा, मैं वह पत्र पढ़कर सुना दूंगा। उसके बाद हम शादी समारोह शुरू करेंगे। रवि अपने पिता का पत्र सुनने के लिए उतावला हो जाता है। जी पंडित जी, आज पापा का पत्र सुनने को मिलेगा। पंडित जी ने पत्र पढ़ना शुरू किया। मेरे प्यारे बेटे रवि, आज तुम्हारी शादी का दिन है, क्योंकि मेरा दिया हुआ पत्र पंडित जी के द्वारा तुम सुन रहे हो। मैंने पंडित जी से वादा लिया था कि मेरे बेटे के शादी के दिन ही इस पत्र को खोलना, उससे पहले नहीं। बेटा, मुझे पता था कि जब तुम यह मेरा पत्र सुन रहे होगे, पंडित जी पढ़ रहे होंगे, तब मैं इस दुनिया में नहीं रहूंगा। तुम्हें और तुम्हारी पत्नी को मेरा ढेर सारा आशीर्वाद। लेकिन उससे पहले बेटा, सबसे बड़ा आशीर्वाद लेना अपनी दादी का। अगर तुम्हारी दादी आज भी तुम्हारे साथ है, जिंदा है, तो अपने दादी के एहसानों को मत भूलना। बेटा, मैं तो उसी दिन टूट गया था जिस दिन तुम्हारी माँ, यानी मेरी पत्नी, मुझे छोड़कर चली गई थी। तुम्हें सिर्फ 25 दिन का छोड़ी थी। तुम्हारी माँ के फैशन और वह कुछ आधुनिक जमाने की औरत थी। मैंने पूरी कोशिश किया था कि मैं तुम्हारी माँ की सारी खुशियों को पूरा कर सकूं। हर बात सहता था। मेरी माँ भी सहती थी। हम लोगों ने कभी तुम्हारी माँ को किसी चीज की कमी नहीं होने दिया, यहाँ तक कि उसे सुधरने का पूरा मौका भी दिया। लेकिन तुम्हारी माँ तुम्हें जन्म देना ही नहीं चाहती थी। तुम्हारी माँ का कहना था कि लड़कियां सिर्फ शादी करके बच्चा पैदा करने के लिए ही नहीं होती, उनके जीवन में और भी बहुत कुछ करने को होता है।
लेकिन भगवान की मर्जी थी कि तुम्हारा जन्म हो ही गया। उसके बाद तो तुम्हारी माँ तुम्हारी जिम्मेदारी उठाने से साफ मना कर दी। मैंने और मेरी माँ ने भी बहुत प्रार्थना किया कि ठीक है, बच्चे को मेरी माँ संभाल लेगी। तुम जो चाहते हो वह शौक अपने पूरे करो, लेकिन घर छोड़कर मत जाओ। बच्चे को माँ का प्यार मिलना चाहिए। लेकिन तुम्हारी माँ ने एक नहीं सुना और ऐसी हालात पैदा कर दी कि तुम्हारी माँ और मेरे बीच तलाक हो गया। बेटा, तुम अपनी दादी माँ को कभी दुखी मत करना। तुम्हारी दादी ने रात रात भर जागकर तुम्हारा ध्यान रखा है, तुम्हें माँ से बढ़कर पाला है। अगर आज तुम्हारी दादी जिंदा है, तुम यही समझो कि तुम अपनी दादी की वजह से ही जिंदा हो बेटा, वरना मैं तो तुम्हारी माँ के जाने के बाद टूट ही गया था। जब तुम्हारी माँ मुझे छोड़कर गई थी तो मेरी उम्र मात्र उस समय पर 27 साल की थी। कोई और होता तो दूसरी शादी के लिए दबाव देता, लेकिन तुम्हारी दादी ने कहा अगर तुम शादी नहीं करना चाहते तो मत करो। उसने नहीं चाहा कि रवि के लिए कोई सौतेली माँ आए। बेटा, तुम्हारी दादी ने बहुत कुछ बलिदान दिया है तुम्हारे लिए। अगर तुम्हारी दादी नहीं होती तो मैं अकेले कुछ नहीं कर पाता। बेटा, मैं तुमसे ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहता, लेकिन कभी अपनी दादी की आंखों में आंसू मत आने देना। माँ से बढ़कर प्यार करना। तुम्हारा पिता सागर। यह पत्र सुनकर रवि की आंखों में आंसू आ गए। आज शादी के दिन उसे सारी हकीकत का पता चल गया, क्योंकि मरने वाले कभी झूठ नहीं बोलते। रवि के पिता ने जो पत्र लिखा था उससे साफ साफ पता चल रहा था कि सारी गलती उसकी माँ की थी। रवि वहां से उठा और अपने दादी के पास गया, जो कि कोने में सिकुड़ी हुई बैठी थी। दादी थोड़ा सा डर गई कि रवि को गुस्सा आएगा कि यह बुढ़िया यहाँ पुरानी फटी साड़ी पहनकर क्यों बैठी है। रवि ने अपनी दादी का हाथ पकड़ा तो दादी कहने लगी, बेटा, किनारे में बैठे रहने दे। एक बार अपनी आंखों से तेरी शादी देख लूंगी, दूर से आशीर्वाद देकर चली जाऊंगी। रवि रोते हुए कहता है, दादी ऐसा मत बोलो, अब तुम कहीं नहीं जाओगी, तुम मेरे साथ ही रहोगी, अपने पोते और अपनी बहू के साथ। रवि ने दादी का हाथ पकड़ा और अपने पास ले आया। दादी वहां पर बैठी। रवि की शादी शुरू हो गई। शादी की सारी जो भी रीत रिवाज थे दादी ने अपने हाथों से निभाया। दूर खड़ी माँ देखती रह गई, यहाँ तक कि उस पत्र को रवि की माँ ने भी सुन लिया था। शादी के बाद जब बेटे को आशीर्वाद देने का समय आया तो जो विचार दादी के मन में था कि दूर से आशीर्वाद देकर चली जाऊंगी, वह हकीकत आज रवि की माँ को करना पड़ा। रवि की माँ पछताते हुए दूर से आशीर्वाद देती है और वहां से हमेशा हमेशा के लिए चली जाती है। रवि अपनी शादी के बाद अपनी दादी को अपने साथ शहर में रखता है। अपनी पत्नी को भी समझा देता है कि मेरी दादी का कभी अपमान नहीं होना चाहिए। चाहे तुम मेरा मान सम्मान करो या ना करो, लेकिन मेरी दादी के सम्मान में कोई कमी नहीं। रवि की पत्नी भले ही नए जमाने की लड़की पढ़ी लिखी थी, लेकिन वह बड़े बुजुर्गों का अच्छा ध्यान रखती थी, मान सम्मान से उनसे मिला करती थी। दादी को खुश रखने की हमेशा कोशिश करती। दादी से कहानियां सुनती। दादी को अपने नए जमाने का फैशन करती। दादी कहती रहती, अरे नहीं बहू, यह मुझे सूट नहीं करेगा, अब मैं बूढ़ी हो गई हूँ। लेकिन रवि की पत्नी कहती, नहीं दादी, आप अभी बूढ़ी कहाँ हो, आप तो जवानों से भी खूबसूरत दिखती हो। दादी, आपको ये सूट कर रहा है। दादी भी खिलखिलाकर हंस देती और बहू के साथ बच्चों जैसे व्यवहार करने लगती। अब दादी रवि और रवि के साथ खुशी से रहने लगी थी। दोस्तों, तो यह कहानी आप लोगों को कैसी लगी, लाइक और कमेंट करके जरूर बताइए। चलिए मिलते एक नई कहानी में, आज के लिए बस इतना ही। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।